हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। और ये मेरा एकदम ऑल न्यू यूट्यूब चैनल होने वाला है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें फॉलो करिए ताकि हमारा सपोर्ट हो पाए। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। सो हम आज एक ऑल न्यू मानवा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक लड़का नहीं, एक लड़की है। हाँ, एक लड़की। सो जिसको एक कर्स मिला है। कर्स बोलो या वरदान बोलो, ये आप पे डिपेंड करता है, पर ये कर्स ऐसा है कि वो जितनी भी बार मरेगी वो वापस से रिबॉर्न होगी एक अलग अलग घर में, मतलब अलग अलग घर में रिबॉर्न होती रहती है और हमेशा होना ही पड़ता है उसे। मरती है, रिबॉर्न होती है, मरती है, रिबॉर्न होती है। और अभी तक वो कितनी बार मर के रिबॉर्न हो चुकी है। कभी वो किंग बनी, कभी सर्वेंट, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी विच बनी, कभी आर्टिस्ट, कभी मैजिशियन, कभी स्वॉर्ड मास्टर, पता नहीं क्या क्या बन के वो मर रही है। बार बार कुछ ना कुछ करती है, वो मरती है, कुछ ना कुछ बनती है, फिर मरती है, फिर मरती है, फिर मरती है। और फिर उसके बाद वो अब रिबॉर्न हो चुकी है एक ड्यूक की बेटी के उसमें। और इस बार वो डिसाइड करती है कि इस बार वो कुछ भी नहीं करेगी। हाँ, कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ बनती है, कुछ ना कुछ करती है और उसके बाद मरी जाती है। तो इससे बढ़िया वो कुछ भी ना करे, आराम से सोए, खाए पिए, ऐश करे हमारी तरह एकदम, ठीक है। तो इसलिए अब से वो जिंदगी जिएगी एकदम एक स्लॉथ की तरह। स्लॉथ जानते ना, जो एकदम स्लो चलता है। ये देख लो इसकी फोटो। और वो स्लॉथ की तरह जिंदगी जिएगी और कुछ भी नहीं करेगी जिंदगी में। सो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत सा मेंशन, जिसके एक कमरे के बेड के ऊपर, अरे नहीं, बेड के ऊपर नहीं, जमीन के ऊपर हमारी मेन कैरेक्टर सो रही होती है। और फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है अरे इतना आलीशान कमरा। और फिर वो जमीन से उठती है और बेड पे जाके सो जाती है। वाह, क्या डेडिकेशन है, देख रहे हो। और वो आराम से सो ही रही होती है कि उतने में उसकी स्टेप मॉम आ जाती है उसके कमरे में और उसे ताने मारने लगती है कि ये कोई टाइम है सोने का, ये वो। और वो कर करके उसे उठा ही देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि प्लीज चिल्लाना बंद करो, मुझे शांति से सोने दो। और फिर उसकी माँ उससे बोलती है क्या तुम्हें रिस्पेक्ट करना भी नहीं आता अपने से बड़ों की, तुम ऐसे बड़े से बातें करती हो, ये वो सुनाने लगती है फिर उसे। और फिर हमारी मेन कैरेक्टर उठ ही जाती है और फिर वो सोचती कि, फिर उसे याद आता है कि वो अब कहाँ पे रिबॉर्न हुई है। वो रिबॉर्न हुई है एज अ ग्रैंड ड्यूक्स की डॉटर के उसमें, मतलब ग्रैंड ड्यूक की डॉटर के उसमें रिबॉर्न हुई है। तो अब वो सोचने लगते हैं कि यार ये ऐसी जिंदगी नहीं है जिसमें लेजी बना करा जा सकता है ना, क्योंकि भाई तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसलिए। और सिर्फ यही नहीं, उसकी लाइफ वैसे भी यहाँ पे बदतर है, क्योंकि यहाँ पे उसकी कोई भी नहीं सुनता, कोई भी नहीं, और ना उसके घर वाले, यहाँ तक कि उसके नौकर भी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। और वो अब अपने बेड से उठती है और उसकी मम्मी को, मतलब स्टेप मॉम को ग्रीट करती है कि गुड मॉर्निंग मॉम, ये वो। और उसकी मॉम उसकी एक नहीं सुनती और उसे डांटती है कि यही तुम्हारे मैनर्स है, ये वो सुनाने लगती है। फिर वो उसे सुनाने लगती है कि ये तुम्हारी तमीज है और तुम अवेयर नहीं हो अपने से कि तुम्हें कैसा एज, तुम्हारी एज कितनी हो गई, तुम्हें कैसे मतलब बर्ताव करना चाहिए। फिर वो अपने मन में सोचते कि मुझे यहाँ पे अभी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहिए, अभी तो मैं रिबॉर्न ही हूँ, आराम से मजे लेती हूँ। पर उसकी मम्मी से सुनाई जा रही थी, तो इसलिए अब वो भी भड़क पड़ती है। और जब वो भड़क जाती है तो वो उसकी मम्मी को एकदम घूर के देखती है और उसकी वजह से उसकी मम्मी भी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। और जाते जाते कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी, इसके लिए तुम्हें पनिश तो करना ही पड़ेगा। पर इससे हमारी मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब वो जाती है मिरर के सामने और अपने आप को देखती है, और जो कि एकदम ही ब्यूटीफुल बॉडी में रिबॉर्न हुई है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है कि नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट में। पर हम तो उसे शीशे में देख के खुश हो रहे हैं, पर वो अपने आप को देख के दुखी होती है और सोचती है कि मैं तो इतने बड़े घर में पैदा हो गई, ऊपर से इतनी खूबसूरत। तो अब मेरी लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अब मैं स्लॉथ की लाइफ नहीं जी सकती, है ना, मतलब एकदम आराम की लाइफ नहीं जी सकती, क्योंकि अब मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाएंगे। एक तो इतने बड़े घर की, ऊपर से इतनी खूबसूरत। अब मुझे एकदम आसान सी जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है, और वो है कि किसी आम से बंदे की सेकंड वाइफ बन जाओ। सेकंड वाइफ इसलिए क्योंकि उस पर कोई खास ध्यान नहीं देगा, इसलिए, ठीक है। और वो यही सब सोचते हुए आराम से फिर से सोने लगती है। पर उतने में उसका कोई गेट खटखटा के एकदम से अंदर घुसता है, और वो होता है उसका भाई, जो कि उसकी मॉम उसे बुला के लेके आई थी कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, ये वो। तो अब उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है कि तुमने मम्मी से ऐसे बात कैसे करी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये वो वगैरह लड़ाई होने लगती है। अब सारी लड़ाई तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है।
सो ऐसे भयंकर लड़ाई होती है। सो फिर हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हैं कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करते हैं जैसे तैसे हो सके। सो फिर उसका भाई बोलता है कि जल्दी से, अगर तुमने कहा भी है ये सब तो तुम अपने मॉम से अपोलॉजी मांगो, जल्द से जल्द मेरे सामने अपोलॉजी मांगो। पर वो बोलते कि मैंने बोला भी तो क्या, तुम मुझे ये सब क्यों समझा रहे हो कि तुम मेरे बड़े भाई हो इसलिए, या फिर तुम मुझे अपनी अथॉरिटी जमाना चाहते हो इसलिए। तो फिर ये सब बातें सुन के तो उसका भाई उसकी मॉम की भी बोलती बंद हो जाती है एकदम से। सो ऐसे करते करते उनकी लड़ाई तो खत्म नहीं होती, पर उसका बेटा उसे आराम से अपने रूम से बाहर ले जाता है और बोलता है कि मॉम हम इसे कभी और देख लेंगे, इसको तमीज तक नहीं है अभी भी बात करने की, तो फिर हम इसे कभी और देख लेंगे और इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। और फिर जैसे ही वो चले जाते हैं तो हमारी मेन कैरेक्टर फिर से उबासी लेने लगती है और फिर से बेड पे चले जाती है सोने के लिए। बोलती है कि अब मैं चैन से सो सकती हूँ। वाह यार आश। तो फिर जब हमारी मेन कैरेक्टर सो जाती है तो फिर उसे एक सपना आता है, और मुझे लगता है ये बुरा सपना होगा क्योंकि सपने के बारे में तो हमें कुछ बताया नहीं जाता। पर वो हमारी मेन कैरेक्टर रो रही होती है और बोलती कि मरना तो आसान है पर उन सभी को भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, जो उनकी पास्ट लाइफ में उनके मतलब क्लोज वन होते हैं ना, उनको भुला पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। सो फिर हमारी मेन कैरेक्टर अपने रूम से बाहर आती है क्योंकि उसे थोड़ी बहुत भूख लग जाती है। सो फिर वो नीचे जाती है और डाइनिंग टेबल पे जाते हुए अपने सर्वेंट से बोलती है कि जल्द से जल्द मेरे लिए खाना लेके आओ। पर उसकी सर्वेंट उसकी तो सुनती है नहीं, पता है ना एकदम होते हैं ना सर्वेंट अकड़ूस टाइप के, वैसे सर्वेंट होते तो उसकी सुनती नहीं। बोलते कि ये कोई टाइम नहीं है खाना खाने का, तो अब कोई भी खाना नहीं बचा है तो तुम बाद में आ सकती हो खाने के लिए। पर वो उसे तो घूर के देखती है कि क्या सच में अगर कोई खाना नहीं है तो अभी जाके बनाओ। फिर बोलती कि बिल्कुल भी नहीं। फिर उसे थोड़ा सा और धमकाती है तो फिर बोलती ठीक है मैं अभी लाती हूँ। फिर वो इतने में जाके डाइनिंग टेबल पे बैठती है कि उसकी सर्वेंट एक खाना लेके आती है, जिससे मैं खाना तो बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा यार, मतलब क्या लग रहा है ये यार, ये खाना तो किसी भी एंगल से नहीं है। और ये देखती ही उस मेन कैरेक्टर को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो एकदम से टेबल पे अपने हाथ मारती है। जैसे ही वो टेबल पे हाथ मार के उठती है उतने में फिर वो एक जोर से खींची सर्वेंट को मारती है, क्या तुम मेरे साथ गद्दारी करना चाहती हो। फिर वो जैसे ही उसे थप्पड़ मारती है तो उसकी सर्वेंट दूर जाके गिरती है और उसे बोलती है दोबारा उठो, एक थप्पड़ से तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, दोबारा उठो। वो बोलती कि क्या तुम हमारे घर से गद्दारी करना चाहती हो, क्योंकि मैं ग्रैंड ड्यूक की डॉटर हूँ और तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही, इसका मतलब है कि तुम हमसे गद्दारी करना चाहती हो और इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगी। तो फिर इसको बात सुन के वो सर्वेंट भी एकदम से घबरा जाती है कि क्या अभी क्या करने वाली पता नहीं। सो इसलिए वो माफी मांगने लगती है, प्लीज माय लेडी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, प्लीज प्लीज। और ये सब देख के बाकी सर्वेंट्स भी उसके आगे झुक जाते हैं कि प्लीज माय लेडी इसमें हमारी कोई गलती नहीं, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो फिर वो बोलती कि क्या सच में। सो फिर वो बाकी सर्वेंट्स की साइड देखती है और फिर उससे बोलती है क्या सच में तुम सच में दिल से माफी मांग रहे हो। तो वो बोलते कि हाँ। तो फिर बोलते कि ठीक है फिर इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दे रही हूँ और जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आओ ढंग का। सो फिर वो जाते हैं बढ़िया सा खाना लेके आते हैं हमारी मेन कैरेक्टर के लिए, और फिर मेन कैरेक्टर उस खाने को खाते हुए सोचने लगती है कि हाँ यहाँ पे इन्हें हराने के तो बहुत सारे तरीके थे, पर मैं एकदम आलसियों की तरह आराम से आलसियों की तरह एकदम से इस सॉल्यूशन को मतलब सॉल्यूशन निकालना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अपने औहदे का इस्तेमाल करा। सो वो ये सब सोच ही रही होती है तो फिर वो सोचती है कि मुझे तो एकदम आराम की जिंदगी जीनी थी, पर क्या करा जाए, जिस बॉडी में अभी मैं रिबॉर्न हुई ना उसकी एंगेजमेंट तो पहले से ही फिक्स हो चुकी है और उसकी शादी फिक्स हुई भी किससे, फोर्थ प्रिंस से जो कि है वेस्टर्न कंट्री से। अब उसमें दिक्कत क्या है ना फोर्थ प्रिंस में कि पहली बात तो प्रिंस के लिए लड़ाई नहीं कर रहा कि वो उस कंट्री का प्रिंस मतलब किंग बने आगे जाके, और तब भी उसको इतना ज्यादा टारगेट करा जा रहा है ना कि अगर मैं उसकी वाइफ बनी तो फिर मेरा जीना आसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ होने वाली है। सो इसलिए मुझे जैसे तैसे इस शादी को कैंसिल करना ही पड़ेगा। सो इतने में उसके पीछे जब वो लंच कर रही होती है उसके पीछे एक सर्वेंट आता है जो उससे बोलता है कि मैम लेडी रूबिया, तो रूबिया हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है, ठीक है। तो लेडी रूबिया आपको ग्रैंड ड्यूक बुला रहे हैं, आपसे वो कुछ बात करना चाहते हैं। तो फिर वो सोचते हैं ग्रैंड ड्यूक, एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। तो फिर बोलते कि ठीक है चलो मैं आ रही हूँ। फिर बोलते ठीक है। फिर वो ग्रैंड ड्यूक से जाके मिलती है और उन्हें ग्रीटिंग्स देती है एकदम से कि लेडी रूबिया आपको प्रणाम करती है ग्रैंड ड्यूक।
सो फिर ग्रैंड ड्यूक रूबिया से बोलता है कि आज तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो। तो फिर रूबिया बोलते है कि हाँ, मेरी एज ही ऐसी है कि मेरी हाइट में कुछ इंचेस तो एडिड हो ही जाते हैं और थोड़ा चेंजेस भी आते रहते हैं पर्सनैलिटी में, सो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। सो फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि हाँ, वैसे भी मुझे तुम्हें देखे हुए थोड़ा टाइम तो बीत चुका है। तो फिर हमें थोड़ा सा कहानी बताई जाती है कि जो हमारी रूबिया की मदर थी वो एक आम कम्युनर थी, पर उसका किंग मतलब उसके पापा उसे इतना प्यार करते थे कि उसने उसे अपनी मिस्ट्रेस नहीं बनाया आम कम्युनर को भी, बल्कि डायरेक्ट वाइफ बना दिया। सो जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्टेट उसे नफरत ही करता था, है ना। सो इसलिए उसे भी कभी हक नहीं मिला और बाद में उसकी मॉम की डेथ भी हो गई, तो उसे बिल्कुल भी हक तो मिला ही नहीं इस घर में। फिर ग्रैंड ड्यूक रूबिया से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी मॉम से बिल्कुल भी तमीज से बात नहीं करती हो और अब तुम बहुत ज्यादा अकड़ू बन चुकी हो। सो बोलती कि पहले शुरुआत तो उन्होंने करी थी वैसे भी, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। सो फिर रूबिया बोलती है कि वैसे भी सारे जख्मों को ठीक करने के 2 तरीके होते हैं, या तो दवाई लो, एकदम लंबी प्रोसेस दवाई लो, अपनी केयर करो और उसके बाद वो ठीक होगा, या तो फिर अपना उस हिस्से को ही हटा दो पूरा का पूरा। और वैसे भी हम सीधा सेकंड ऑप्शन की तरफ ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये पता नहीं क्या हो रहा है बकचोदी। रूबिया बोलती है कि वैसे भी आप जानती है इस घर में मेरे साथ कभी भी अच्छे से सलूक तो हुआ नहीं है और ये सब बातें आप भी जानते हैं, तो इसलिए आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगी और मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। सो फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। तो फिर रूबिया बोलती है कि मेरे साथ आज तक जो भी हुआ है उसमें आपका भी बहुत ज्यादा हाथ है, क्योंकि आपने उन सभी के खिलाफ कुछ भी नहीं करा। सो इस बात को लेके तो ग्रैंड ड्यूक कहीं भी बोलती बंद हो जाती है और फिर वो बोलती है कि मैं यहाँ से जाऊंगी और वैसे भी जो भी हो रहा है इसमें आपकी भी गलती है, तो इसलिए मैं यहाँ से जाऊंगी और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और वैसे भी जब तक मैं यहाँ पे रहूंगी तब तक सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते ही रहेंगे, तो फिर ऐसी जिंदगी जी के फायदा ही क्या है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और इतना कहते ही रूबिया वहाँ से चलने लगती है और उसे ग्रीट करती है कि मैं आपकी हेल्दी लाइफ की कामना करती हूँ और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। सो इतना कहती वो जैसे ही वहाँ से चल जाती है और वो रूम के बाहर निकलते ही सोचने लगती है कि उन्होंने एक बार कोशिश तक नहीं करी मुझे रोकने की। मुझे इस बॉडी की उसके लिए बुरा लग रहा है, वो जिसकी बॉडी में उसके लिए बुरा लग रहा है कि इसके घर वाले कैसे थे, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और फिर वो अपने कमरे में जाती है और अपना पूरा सामान पैक करने लगती है, फिर वो अपना बैग उठा के वहां से चल देती है। सो फिर हमें ग्रैंड ड्यूक का सीन दिखाया जाता है जो अपने सर्वेंट से बोल रहा था कि जाके तुम रूबिया का पीछा करते रहो और उसे शहर से बाहर मत जाने देना हमारे, और अगर वो शहर से बाहर जाने की कोशिश करे तो उसे जबरदस्ती वापस महल में ले आना। सो बोलता है ठीक है। सो फिर वो वहां से चला जाता है। फिर उसका बटलर उससे बोलता है कि आपको नहीं लगता कि आप ये सही नहीं कर रहे। सो फिर ग्रैंड ड्यूक बोलता है कि हाँ सही तो नहीं कर रहा, पर इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता उसके लिए, वो वैसे भी अब बड़ी हो चुकी है, सो अब उसे थोड़ी बहुत आज़ादी तो मिलनी चाहिए। सो बोलता है कि वैसे भी अब मुझे उसमें बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं कि आज वो जितना कॉन्फिडेंटली मेरे से बात कर रही थी। सो फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रूबिया को जो कि अपना घर छोड़ के जा रही होती है, और फिर इतने में उसे एक आवाज़ आती है, माय लेडी प्लीज़ रुकिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थोड़ा सा पास्ट, मतलब अभी इसके निकलने से पहले, कि उसका भाई उससे मिलने आया था और उसे एक लॉकेट देता है कि अगर तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस लॉकेट का यूज़ करना और अपनी आइडेंटिटी का भी यूज़ करना ताकि तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। सो फिर वो इतना बोलते ही वहाँ से चला जाता है। और फिर अभी सीन शिफ्ट होता है, फिर कोई उसे बोल रहा था प्लीज़ मिस लेडी माय लेडी रुकिए, प्लीज़ रुकिए, मेरे लिए रुकिए। सो रूबिया भी रुकती है और उधर की साइड देखती है, तो फिर वो होती है उसकी सर्वेंट। से वो सर्वेंट उसके पास आके बोलती है कि प्लीज़ माय लेडी मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज़। फिर रूबिया बोलती कि अरे यार मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं इसके बारे में तो भूल ही गई, और ये एक लौती सर्वेंट है जो कि हमेशा से हमारी मेन कैरेक्टर का ख्याल रखती थी, सो मैं इसके बारे में तो भूल ही गई। तो फिर वो बोलती उससे कि नहीं नहीं तुम मेरे साथ कहाँ आ रही हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा रही हूँ वैसे भी, और तुम्हारी लाइफ आसानी से कट सकती है इस महल में, आराम से काम करो तुम, और तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो एकदम से रोने लगती है कि प्लीज़ मिस लेडी मैं आपके बिना जी नहीं सकती, प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले चलिए। सो फिर एकदम से रोना धोना होता है, सीन होता है, और फिर वो उसे अपने साथ लेने के लिए मान जाती है।
और फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं कि इतने में उनके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ आने लगती है और मतलब उन्हें भूख लग चुकी है। फिर वो सोचते हैं कि क्या तुम अपने साथ कुछ पैसे लेके आई हो। अपनी सर्वेंट से पूछती, वो बोलती है कि मैं पैसे लाना तो चाहती थी पर एक्चुअली मेरी सैलरी पहले ही ख़त्म हो चुकी है, मैंने उसके कुछ ज़्यादा केक्स वगैरह खा लिए तो उसकी सैलरी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। और उसकी सर्वेंट बोलती, कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और पैसे कमा के आपको दूंगी, सो प्लीज़ माय लेडी। सर बोलते कि ठीक है चलो चलते हैं और आज हम केक्स खाएंगे, तुम्हें केक्स पसंद है ना। वो बोलते कि हाँ मुझे बहुत पसंद है केक्स। फिर उसकी सर्वेंट बोलती कि हाँ हमें केक्स तो खाने चाहिए पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो बोलती कि चलो मेरे साथ, हम थोड़े बहुत कमा लेते हैं। तो फिर वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। फिर वो दोनों चलते चलते एक शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एक शॉप में एंटर करते हैं। तो फिर वो उस शॉप में एंटर करते ही उस शॉप का मैनेजर उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पे। तो फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करती है और उसे अपने हाथ में लेके बोलती है कि मुझे ये चाहिए 2 घंटे के लिए। तो वो बोलते कि नहीं, हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट 2 घंटे मतलब लैंड नहीं करते हैं, किराए पे कोई देते ही नहीं है कोई से भी इंस्ट्रूमेंट, या तो तुम इसे खरीद लो या तो इसे छोड़ दो। सर वो बोलती है कि मैं तुम्हें 2 घंटे के लिए 5 सिल्वर कॉइन दूंगी। सो 5 सिल्वर कॉइन क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ही 10 सिल्वर थी और वो सिर्फ 2 घंटे के लिए 5 सिल्वर देने को रेडी होती है। और उसकी सर्वेंट होती है कि प्लीज़ माय लेडी ऐसा मत करिए, ये तो कितना बेवकूफ़ हो गया है कि 2 घंटे के लिए आप 5 सिल्वर देंगी। तो फिर पहले तो वो मैनेजर उसके लिए रेडी नहीं होता, पर फिर वो उसकी तरफ देखता है तो पहले ही रॉयल वाली वाइब आ जाती है ना, वो इतनी खूबसूरत और रॉयल लग रही थी। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो फिर वो इंस्ट्रूमेंट को लेके चले जाती है और फिर वो एक ब्रिज के पास आ जाता है अपना सभी सामान लेके, और फिर वो अपना बैग खोल के एक हैट निकालती है और अपनी सर्वेंट को देती है कि ये लो, आज के लिए ये हमारा मनी बैग होने वाला है, इसमें हम मनी कलेक्ट करेंगे। तो फिर वो उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू करती है और उसकी धुन बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। और फिर वो सब उसकी धुन सुन के इतना खुश हो जाते हैं कि उसको पैसे देने लगते हैं। और फिर वो इतने सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं जो कि होते हैं 300 सिल्वर, जो कि एक आम कॉमनर की पूरी मंथली सैलरी होती है। तो वो 1-2 घंटे भी नहीं लगते यार, उतने में उतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं वो। फिर सॉन्ग खत्म होती, वहाँ के सारे लोग बोलने लगते हैं कि प्लीज़ आप हमारी फैमिली में आके म्यूजिशियन बन जाइए, प्लीज़ प्लीज़। ये वो इधर उधर से लोग चिल्ला रहे होते हैं, पर फिर वो दोनों वहाँ से भीड़ से निकल जाते हैं आराम से। और फिर वो बोल रहे होते कि चलो अब हम जाके खाना खाते हैं बढ़िया सा। उसकी सर्वेंट उससे बोलती कि मैम आपने तो कभी ये इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा ही नहीं, तो आपको ये आया कहाँ से। तो वो उससे बोलती कि मैं तो एक जीनियस हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो फिर वो भी उसकी बात मान जाती है वैसे। तो फिर वो एक बढ़िया से होटल में जाके खाना मंगवा लेता है अपना, और उसकी सर्वेंट उससे बोलती है कि प्लीज़ लेडी आपको मेरे लिए इतना महंगा और इतना सारा खाना मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कुछ भी खा के रह सकती हूँ। पर उसकी बोलती कि मैंने कब कहा कि ये तुम्हारे लिए, ये तो मुझे पसंद है इसलिए मैंने मंगवाया है। तो फिर वो ये सोच के आराम से शांति से बैठ जाती है। फिर उसकी सर्वेंट उससे बोलती कि मैम आप आज बहुत ज़्यादा ही बदली सी लग रही है, पर आप मुझे पसंद है। तो फिर वो बोलती कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे पहले पसंद नहीं थी, मुझे पहले भी आप पसंद थी, पर अब आप ज़्यादा ही अच्छी हो गई हैं, क्योंकि पहले आप तो किसी से भी बात ही नहीं कर पाती थी और एकदम कमरे के कोने में एकदम पड़ी रहती थी, और अब आप इतनी बोल्ड है, इतनी अट्रैक्टिव है। और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कीप सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।